गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का रिवीजन शुरू किया था और हमने देखा कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक पूरी फैमिली है जिसमें कई सारे फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब कई सारे सब टॉपिक्स हैं जो हमें एक एक करके डिस्कस करने हैं। और हमने इस टॉपिक की शुरुआत इसके पहले सब टॉपिक मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट से की थी। अब क्योंकि हमें यहाँ पर इन्वेंट्री की बात करनी है और इन्वेंट्री जब हम देखते हैं तो तीन तरह की मेनली होती है, एक रॉ मटेरियल, दूसरा डब्ल्यूआईपी और तीसरा फिनिश गुड। एक चौथी भी हमने डिस्कस की थी जिसको हम स्टोर्स या सप्लाईज बोल देते हैं, लेकिन मेनली तीन तरह की इन्वेंट्री होती है। लेकिन जो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट टॉपिक है, मैंने आपको कहा था कि ये पूरा का पूरा रॉ मटेरियल के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। मतलब डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स की बात इस टॉपिक में बहुत ज्यादा नहीं होती, उसकी भी बात होगी लेकिन वो होगी इस वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन नाम के टॉपिक में। मेनली अगर हम देखें तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में रॉ मटेरियल की ही बात होनी है। फिर हमने देखा कि जब भी हम रॉ मटेरियल को ऑर्डर करेंगे तो तीन तरह की कॉस्ट लगती है। पहली हमने परचेज कॉस्ट डिस्कस करी, दूसरी हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट डिस्कस करी और आज हमें इसकी जो तीसरी कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट, उस पर बात करनी है। तो फिर आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कैरिंग कॉस्ट को मैं शुरू करूं डिस्कस करना, उससे पहले मुझे बताइए जो हमने पहली दो कॉस्ट कंप्यूट करी थी वो कौन कौन सी थी। सर पहली कॉस्ट थी परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट निकालने का क्या तरीका था, नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज इन अ ईयर को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे एक यूनिट के परचेज प्राइस से। हमने ये बात देखी थी क्योंकि हमें एनुअल कॉस्ट कंप्यूट करना है, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो कोई भी कॉस्ट कंप्यूट करेंगे तो एनुअल ही कंप्यूट करेंगे। तो इसलिए हमने पूरे साल भर में कितने यूनिट्स परचेज किए थे वो लिए थे और एक यूनिट के परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया था। फिर हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट पर बात करी। ऑर्डरिंग कॉस्ट को हमें सीखने से पहले ऑर्डर साइज को समझना था। ऑर्डर साइज क्या होता था कि हम एक बारी में कितना क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं। अब हमारी पूरे साल भर की जो भी रिक्वायरमेंट होती थी उसको हम एनुअल रिक्वायरमेंट बोलते थे। मान लीजिए हमारे पूरे साल भर की एनुअल रिक्वायरमेंट 10,000 यूनिट्स की है और एक बारी में हम 1,000 यूनिट्स मंगवाते हैं, मतलब ऑर्डर साइज हमारा 1,000 यूनिट्स का है। तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे हो जाएंगे 10,000 अपॉन 1,000, मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट को ऑर्डर साइज से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर आता है। और इस नंबर ऑफ ऑर्डर को हमने कहा था कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कॉस्ट पर ऑर्डर से, और ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट पर ऑर्डर हमें जनरली क्वेश्चन में दे रखा होगा और मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट पर या फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट के तीन मेजर एग्जांपल कौन कौन से हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा हमारा होता है इन ट्रांजिट इंश्योरेंस और तीसरा इंस्पेक्शन। हालांकि इन तीनों में सबसे ज्यादा जो कॉस्ट लगती है या कहीं सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इन तीनों में से वो कौन सा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। फिर हमने एक और बात ऑब्जर्व करी कि जैसे जैसे हम ऑर्डर साइज बढ़ाते जाएंगे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट गिरती जाएगी, क्योंकि ऑर्डर साइज बढ़ाने का मतलब है एक बारी में आप ज्यादा मंगवा रहे हो। एक बारी में ज्यादा मंगवाओगे तो आपको पूरे साल भर में कम ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे और कम ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा था कि कॉस्ट पर ऑर्डर जो होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। ये इस फॉर्मूला की एजम्पशन थी। मतलब ऑर्डर साइज और ऑर्डरिंग कॉस्ट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप था, ऑर्डर साइज बढ़ाते जाओ और ऑर्डरिंग कॉस्ट गिरती जाएगी। अब पिछली क्लास के वो आटे वाले एग्जांपल को याद करो। हमारे पूरे साल भर की आटे की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 100 केजीज, और आपके दिमाग में ये आया भी होगा हम क्यों कम ऑर्डर करें, पूरा का पूरा एक ही साथ मंगवा लेते हैं। अगर हम अपना ऑर्डर साइज 100 केजी कर देते हैं तो एक ही ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, और हमारे उस एग्जाम्पल में कॉस्ट पर ऑर्डर 40 था जो कि कांस्टेंट रहने वाला है, तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है सिर्फ 40 रुपीज हो जाएगी। हम क्यों कम ऑर्डर साइज रखें जब हमारी कॉस्ट मिनिमम हो सकती है, और वो मिनिमम कब होगी, जब हम एक ही ऑर्डर में सब कुछ मंगवा लें, मतलब 100 केजी का ही ऑर्डर साइज रख लें तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम आएगी, क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता था। देखो लास्ट क्लास तक आपकी जो ये समझ है ये बिल्कुल करेक्ट थी। अगर पिछली क्लास तक आप ये बोलते हैं कि हाँ हमें सारा का सारा एक ही साथ मंगवा लेना चाहिए, पिछली क्लास तक तो ये समझ बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन आज जब हम कैरिंग कॉस्ट पढ़ लेंगे तो आप ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि सारा का सारा एक साथ मंगवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना ऑर्डर साइज जो है सिर्फ एक ही रखते हैं, मतलब सबका सब क्वांटिटी एक ही बार मंगवा लेते हैं, तो आप देखोगे कि हमारी जो कैरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा शूटअप हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब आज की क्लास के बाद आप ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि सारा का सारा एक साथ मंगवा लेना चाहिए। तो आइए हम अब क्या करते हैं, कैरिंग कॉस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से ऑर्डरिंग कॉस्ट के मैंने आपको बताए थे तीन मेजर एग्जाम्पल थे, ऐसे ही कैरिंग कॉस्ट के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और इसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है इंटरेस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लिखा स्टोरेज है लेकिन पहले मैं ये वाला एग्जाम्पल जो है कैरिंग कॉस्ट का डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है इसका। अब आप जरा सोचिए, वो आटे वाले एग्जाम्पल को ही अगर हम वापस से लें, अगर हम अपना ऑर्डर साइज 10 केजी रख रहे थे, ठीक है, ऑर्डर साइज अगर 10 केजी रख रहे थे और मान लो 1 किलो आटा 50 रुपए का आता है, तो 10 किलो आटा लेने के लिए आपको मार्केट में कितने रुपए लेके जाना पड़ेगा। सर 10 × 50 सिर्फ 500 रुपए लेके जाना पड़ेगा, नहीं। लेकिन अगर मान लो यही आप कहते हो कि हम पूरा का पूरा 100 केजी एक ही साथ मंगवाएंगे,
मान लो ऑर्डर साइज 100 केजी रख लेते हो, तो आप मुझे बताओ 100 किलो आटा खरीदने के लिए आपको एक साथ कितने रुपए लेके जाना पड़ेगा? सर 100 किलो आटा तो 50 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए का आएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब आपका ऑर्डर साइज 10 किलो था तो आपको सिर्फ 500 का नोट ही मार्केट में लेके जाना पड़ रहा था आटा खरीदने के लिए। लेकिन आज जब आपका ऑर्डर साइज अगर 100 केजी हो जाता है तो आपको एक साथ पूरे साल का जो आटा है, क्योंकि अब एक साथ लेके आ रहे हैं, तो अब आपको मार्केट में कितना लेके जाना पड़ेगा? 5,000 रुपीज। इसका मतलब आप जो है ज्यादा पैसा अपने स्टॉक में ब्लॉक कर रहे हो। अगर ज्यादा पैसा ब्लॉक अगर आप करेंगे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, वो पैसा कहीं ना कहीं से तो आया होगा। आप 500 और 5,000 सोचो, 4500 रुपए आपको एक्स्ट्रा चाहिए। अगर ये 4500 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए तो 4500 का आपको कहीं ना कहीं से तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। अब यही एग्जांपल एक कॉर्पोरेट का लीजिए। मान लीजिए एक कंपनी है जो अभी अपना ऑर्डर साइज इतना रखती है कि 10 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल लेके आती है, लेकिन अगर हम सारा का सारा एक साथ मंगवा लेते हैं तो मान लो वो सामान जो है वो 100 करोड़ रुपए में आएगा। अरे 100 करोड़ में अगर सामान लेके आओगे और 10 करोड़ में जो आ सकता था, मतलब आप 90 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा भी तो अरेंज करोगे। अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा आपको अरेंज करना पड़ा क्योंकि आप सारा का सारा एक साथ मंगवा रहे हो, तो ये एक्स्ट्रा पैसा या तो आप उधार लेके अरेंज करोगे। अगर आपने उधार लेके अरेंज किया तो इस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब एक्स्ट्रा जो आप स्टॉक अपने पास रखोगे, वो एक्स्ट्रा स्टॉक जो है पैसे को आया होगा, पैसों का आया होगा ना। और अगर वो पैसों का आया है तो उस पैसे को आपने कहीं से तो अरेंज किया होगा। अगर वो उधार दिया हुआ पैसा है तो उस पर आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगी। और खुद का पैसा है तो बर्बाद थोड़ी कर दोगे, खुद के पैसे की भी तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर ये पैसा इस स्टॉक में ना होता तो कहीं और इन्वेस्टेड होता, कहीं और इन्वेस्टेड होता तो कुछ आपको रिटर्न कमा के दे रहा होता। मैं कह रहा हूं कि जो आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दी है स्टॉक में, तो वो एक्स्ट्रा पैसे की एक कॉस्ट है ना। वो कॉस्ट अगर आपने उधार के पैसे से अगर आपने वो स्टॉक खरीदा है तो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। खुद का पैसा भी है तो वो पैसा अगर ये स्टॉक में ना होता तो कहीं और होता, कहीं और होता तो फिर वो क्या करता, आपको कुछ रिटर्न कमा के देता। अब देखो ये जो एफएम की जिम्मेदारी है ना, ये फाइनेंस मैनेजर की है। जब फाइनेंस मैनेजर जाएगा ना गोडाउन में और देखेगा ये इतना ज्यादा स्टॉक क्यों मंगवा रखा है, प्रोडक्शन मैनेजर की क्लास लगा देगा। क्योंकि एक फाइनेंस मैनेजर को वो स्टॉक नहीं दिखेगा, वो उसको पैसे दिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको और मेरे को ये क्या दिख रहा है, ये पेन दिख रहा है भाई, पेन दिख रहा है। मान लो ये पेन 100 रुपए का है, स्पेशल पेन है, 100 रुपए का पेन है मान लो। आपको और मुझे ये पेन दिख रहा है, लेकिन फाइनेंस मैनेजर को बुलाओगे ना तो उसको ये पेन ना दिख के उसको दिखाएगा ये तो 100 का नोट है, उसको ये 100 का नोट दिखेगा। जैसे ही वो गोडाउन में जाएगा प्रोडक्शन मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर, वो एक्स्ट्रा स्टॉक दिखेगा देखेगा तो उसको वो स्टॉक नहीं दिखने वाला, उसको दिखेगा 90 करोड़ रुपए फालतू में तुमने यहां पे इन्वेस्ट कर दिए, जो कहीं और हमने अगर लगा रखे होते तो हमें उससे कुछ रिटर्न मिल रहा होता। तो सबसे पहले तो इस बात को समझे कि अगर हम ज्यादा मंगवाएंगे, ज्यादा ऑर्डर करेंगे तो उसके लिए ज्यादा फंड्स भी तो चाहिए, और ज्यादा फंड्स अगर चाहिए तो वो किसी ना किसी कॉस्ट पे आएंगे। तो कैरिंग कॉस्ट का सबसे पहला प्रोमिनेंट एग्जांपल क्या है कि हमें जो भी हम कैरी कर रहे हैं स्टॉक, वो किसी ना किसी पैसों से आया है तो उस पर इंटरेस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर पराया पैसा है तो उस पर इंटरेस्ट दे रहे होंगे, हमारा खुद का पैसा है तो उस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रहा होगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है इसमें, स्टोरेज का। आपने अपने घर में मम्मी से ये कई बार सुना होगा, जब भी कोई घर में सामान आना होता है तो मम्मी का पहला का सवाल यही होता है, अरे रखेंगे कहां पर। मतलब आप देख पा रहे हैं कि एक जगह लिमिटेड होती है। अगर हम अपने घर पे ही देखें, कोई सामान आता है और वो थोड़ा बल्कि सामान है तो पहले दिमाग में यही सवाल आता है, रखेंगे कहां पर, क्योंकि एक लिमिटेड स्पेस है। तो अगर आप सोचिए एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो बल्क में ऑर्डर कर देगी तो उसके स्टोरेज के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। और अगर वो स्टोरेज के बारे में सोचना पड़ेगा और वो ज्यादा स्टोरेज जगह लेगी, तो ज्यादा स्टोरेज अगर वो लेगी तो उसका मतलब आपको थोड़ा बड़ा प्रेमाइजेस लेना पड़ेगा, और बड़ा प्रेमाइजेस लेने का मतलब है वो एक्स्ट्रा रेंट पर जगह आएगी। मतलब एक स्टोरेज का खर्चा बैठेगा, और वहां पर उसकी देखभाल के लिए हो सकता है आपको एक स्टोर कीपर रखना पड़े जिसकी सैलरी भी पे करनी पड़ेगी, तो स्टोरेज का भी एक कॉस्ट बढ़ जाएगा। उसके बाद एक यहां पर है इंश्योरेंस। अपना ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं अपने ना स्टॉक का इंश्योरेंस करवाती हैं। इंश्योरेंस क्यों करवाती हैं, कल को मान लो कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो एक बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज एशियन पेंट्स की अगर मैं बात करूं, वो पेंट बनाती है और पेंट बनाने के लिए हमें पता है ऑयल चाहिए होता है। अब ऑयल एक ऐसा रॉ मटेरियल जो बहुत जल्दी आग पकड़ सकता है, तो अगर मान लो आग लग गई तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कोई मिस हैपनिंग ना हो, जरूरी नहीं आग ही लगे, कोई भी और मिस हैपनिंग हो सकती है, तो हम अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवा लेते हैं। अब मान लीजिए हमारा ये पेन का काम है, और जैसे मैंने कहा मान लो बड़ा स्पेशल पेन है, 100 रुपए का पेन हमारे घर में पड़ता है ये, तो एक पेन अगर हमें 100 रुपए की कॉस्ट पड़ती है,
इंश्योरेंस कंपनी हर एक पेन को इंश्योर करने का हमसे 1 रुपया लेती है, मतलब 100 रुपए की वैल्यू को इंश्योरेंस करने का 1 रुपया लेती है हमसे। और हमारे गोडाउन में मान लो 1 लाख पेन रखे होते हैं, मतलब जो स्टॉक मेंटेन होता है वो 1 लाख पेन का होता है, तो हमसे कितना इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम ले जाएगी? 1 लाख रुपए। एक पेन का 1 रुपए, तो 1 लाख पेन का 1 लाख रुपए ले जाएगी। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम तो सारा एक साथ मंगवा लेंगे, मतलब ज्यादा कैरी करेंगे, और मान लो हम अपने गोडाउन में अब इसका स्टॉक 10 लाख पेन का रखना चाहते हैं। अब 10 लाख पेन का अगर आप स्टॉक रखोगे तो बहुत ऑब्वियस ही बात है, इंश्योरेंस भी अब 10 लाख पेन का ही होगा, और 10 लाख पेन का इंश्योरेंस करवाओगे तो अब 10 लाख रुपए का खर्चा बैठेगा, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम भी तो बढ़ जाएगा। भाई आप अपने गोडाउन में जो अपना स्टॉक है वो ज्यादा रखोगे, अगर ज्यादा वैल्यू का स्टॉक रखोगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी तो ज्यादा देना पड़ेगा, तो आपका इंश्योरेंस का खर्चा भी जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद ये जो पिल्फरेज वर्ड लिखा है ना, पिल्फरेज के ब्रैकेट में पहले लिखो आप छोटी मोटी चोरी। क्या है? छोटी मोटी चोरी। अब ये छोटी मोटी चोरी क्या होती है? देखो कई बार आपने घर के आसपास मान लो कोई मूंगफली का ठेला लगे हुए देखा हो। अब ना कई लोगों की गंदी हैबिट होती है कि वो रेट पूछते पूछते कुछ मूंगफलियां ऐसे ही खा लेते हैं। अब अगर मान लो सामने वाले ने रेट उसके मन का नहीं बताया तो वो आगे भी निकल जाते हैं। अब जो ये आपने सामने वाले के बिना परमिशन के कुछ 2-4 मूंगफलियां खा ली, ये छोटी मोटी चोरी के दायरे में तो आएगा नहीं? उसका तो बेचारे का स्टॉक कम हो गया ना। मतलब अगर अगर हमारा स्टॉक ऐसा है जो कि है तो लो वैल्यू का और बहुत बल्क में है, तो उसमें से अगर कुछ गायब हो भी जाएगा ना तो हमें पता नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक मोबाइल्स का डीलर है, उसके पास बड़े सारे मोबाइल फोन रखे हैं, छोटी छोटी वैल्यू के 1000-1500 वाले जो फोन आते हैं ना बटन वाले, मान लो बड़े सारे रखे हुए हैं। अगर उसमें से 4-5 फोन गायब भी हो जाते हैं तो उसको वो पता नहीं लग पाएगा। अब सपोज किसी के सामने सिर्फ 5 ही फोन है, देखो 5 के 4 अगर होते हैं तो सामने वाले को पता लगेगा, लेकिन 500 के अगर 499 होते हैं तो शायद सामने वाले को नहीं पता लगेगा, क्योंकि ऑफकोर्स गिनती में थोड़ी आ जाएंगे वो एक साथ। तो छोटी मोटी चोरी अगर होती है तो वो पिल्फरेज के दायरे में आती है, और वो भी क्यों हुई? क्योंकि आपका स्टॉक बहुत ज्यादा था। स्टॉक क्योंकि बहुत ज्यादा था, आप उसे मैनेज ही नहीं कर पाए, इस करके छोटी मोटी चोरी हो गई। देखो मैं थेफ्ट की बात नहीं कर रहा हूं, एक होती है बड़े पैमाने पे चोरी की, वो तो सभी कुछ लूट के ले गए। अगर हमारे ऑफिस में, फैक्ट्री में अगर थेफ्ट हुआ है, मतलब एक बहुत बड़े मायने की चोरी हुई है, तो वो हम मान के चलते हैं कि वो तो इंश्योरेंस में कवर हो जाएगी ना। हमने इंश्योरेंस क्यों करवा रखा है भाई? इन्हीं चीजों के लिए तो करवा रखा है, कल को कोई मिस हैपनिंग होती है तो हम उसका इंश्योरेंस कंपनी से कवर ले लें। लेकिन छोटी मोटी चोरी का इंश्योरेंस कैसे कराओगे? वो चोरी तो आपको खुद ही नहीं पता लग पा रही। अगर आप ही को वो चोरी पता लग रही थी तो आप उसको वहीं रोक देते ना, आपको खुद ही नहीं पता लग पा रही। छोटी मोटी चोरी को रोकने के लिए हमें अपने इंटरनल कंट्रोल के जो सिस्टम्स होते हैं ना वो बड़े स्ट्रांग करने पड़ते हैं, तब वो चोरी रुकती है। और वैसे ये चोरी पता है सामने कब आएगी? जब साल मान लो खत्म हो जाएगा, आप अपने स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाओगे, फिर आप देखते हो अरे हमारी किताबों में तो 1000, हमारी किताबों के हिसाब से तो 1000 यूनिट्स आ रहे हैं, लेकिन फिजिकली वेरीफाई करवाया तो 995 यूनिट्स आ रहे हैं। 5 यूनिट्स जो शॉर्ट पड़ गए, ये छोटी मोटी चोरी है, पिल्फरेज ही है, और इसको रोकने के लिए हमें अपने इंटरनल कंट्रोल के जो सिस्टम्स हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन ये बात तो क्लियर है ही ना कि ये चोरी क्यों हुई? क्योंकि हमने ज्यादा स्टॉक मेंटेन कर रखा था। अगर हमने कमी स्टॉक रखा हुआ होता तो शायद ये चोरी उस लेवल पर नहीं होती, छोटी मोटी चोरी। ठीक, तो ये पिल्फरेज हो गया। उसके बाद हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है ऑब्सोलेसेंस लॉस का। ये लॉस बेसिकली तब होता है जब हमारा जो एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल है ना वो ऑब्सोलीट हो चुका है, क्योंकि उससे बेहतर कुछ अवेलेबल है मार्केट में। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। देखो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, 2010 की बात है, जब मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू किया था हमारे मतलब खुद के सेंटर पर, तब मैं व्हाइट बोर्ड से पढ़ाया करता था। व्हाइट बोर्ड में आपको पता है वो ब्लैक कलर का जो उसमें एक मार्कर यूज होता था। हम जब पढ़ाना शुरू किया था तो मैं ना यूज एंड थ्रो वाले ब्लैक मार्कर यूज करता था, ब्लैक या ब्लू मार्कर, यूज एंड थ्रो वाले, मतलब यूज किया, रिफिल खत्म हो गई, उसको फिर डिस्कार्ड करना पड़ता था, फिर नया पेन यूज करते थे। फिर मुझे किसने सजेस्ट किया, क्योंकि हमने भी तब नया नया पढ़ाना शुरू किया था, मुझे किसने सजेस्ट किया कि ये तो बड़ा महंगा पड़ता होगा आपको, आप क्यों नहीं ऐसा करते कि रिफिल वाले मार्कर यूज करें। हमने कहा चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। तब हमने एक नया नया स्टाफ रखा था, मैंने उस स्टाफ को बोला कि भाई ये वाले ऐसे इस वाले मार्कर की ना रिफिल ले आओ, 2-3 बॉटल ही लेके आना, ज्यादा मत लेके आना। अब वो जो एम्प्लॉय था ना थोड़ा सा इनोसेंट सा था, उसको दुकानदार ने कुछ ऐसा बोला होगा कि ज्यादा ले जाओ, डिस्काउंट हो जाएगा, ऐसा कुछ बोला होगा। वो पूरा एक पैक ले आया और उसमें शायद पता नहीं 1 या 2 पैक ले आया, उसमें 20-25 कुछ बॉटल थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट क्वांटिटी, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो ले आया कि डिस्काउंट मिल गया थोड़ा सा एक्स्ट्रा।
मैंने कहा यार अभी तो हमने यूज भी नहीं किया, पहले पता तो लगे ना कि उसका फीडबैक कैसा है, उसके बाद ज्यादा लेते। बट क्योंकि वो थोड़ा सा मासूम सा एम्प्लॉय था, मैंने कहा कोई ज्यादा कॉस्ट है भी नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला उसको, मैंने कहा कोई बात नहीं, यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने उससे पढ़ाना शुरू किया, बिल्कुल परफेक्ट, वो रिफिल बढ़िया काम कर रही थी। अब ना कुछ टाइम के बाद हमारे स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो गई। अब क्योंकि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो गई, जो बच्चे पीछे बैठते थे उनको व्हाइट बोर्ड पे दिखता नहीं था भाई। अब क्लासरूम क्योंकि बड़ा था और स्टूडेंट की धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, जैसे जैसे बच्चों में अच्छा फीडबैक फैला। अब जो पीछे वाले बच्चे थे ना, वो क्योंकि देख नहीं पा रहे थे, फिर हमें मतलब कुछ ही दिनों में अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ा। मतलब मैं व्हाइट बोर्ड पे अब इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा था क्योंकि पीछे जो स्टूडेंट्स होते थे उनको दिख नहीं पाता था, तो हमें फिर प्रोजेक्टर बेस्ड टीचिंग करनी पड़ी। मतलब हमें फिर प्रोजेक्टर लगवाने पड़े जिसमें प्रॉपर वो स्क्रीन्स वगैरह होती थी, फेस टू फेस जो बैचेस होते थे पूरा प्रॉपर स्क्रीन्स वगैरह होती थी। अब आज तो ऑनलाइन का जमाना हो गया है, उस लेवल पर फेस टू फेस अब नहीं जा पाता क्योंकि बच्चे घर पे ही पढ़ लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ था। अब क्योंकि हम प्रोजेक्टर बेस्ड टीचिंग पर आ गए, अब मुझे वो मार्कर तो यूज करने नहीं, क्योंकि प्रोजेक्टर बेस्ड टीचिंग मतलब वहां पर सब कुछ अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, वो पेन वगैरह भी ऐसे आने लगे जो डिजिटल पेन वगैरह थे। अब क्योंकि ऐसा था तो वो जो सारी रिफिल्स थी वो हमारे लिए सारी की सारी अब देखा जाए तो यूजलेस हो गई। जो भी वो बॉटल थी रिफिल की वो यूजलेस हो गई। क्यों? क्योंकि उससे बेहतर टेक्नोलॉजी आ गई, वो रिफिल सारी की सारी क्या हो गई, आउटडेटेड हो गई। अब जरा सोचो, अगर वो उस दिन वो एम्प्लॉय सही में सिर्फ 2 या 3 बॉटल लाया होता, मतलब कम बॉटल लाया होता, तो मुझे ये नुकसान नहीं होता। लेकिन वो क्योंकि बॉटल ज्यादा लेके आया था, तो क्योंकि मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ज्यादा स्टॉक अगर हम मेंटेन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उससे बेहतर कुछ आ जाता है, और वो वाला स्टॉक अगर ऑब्सोलीट हो गया तो वो ऑब्सोलीटनेस का नुकसान आपको हो जाएगा। तो ये भी ज्यादा कैरी करने का एक और एग्जाम्पल है कि अगर हम ज्यादा कैरी करेंगे तो हमारी ये कुछ कॉस्ट लगेंगी। तो मैंने ना आपके साथ अभी कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया, मैंने अभी आपके साथ क्या डिस्कस किया कि कैरिंग कॉस्ट के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट के 3 एग्जाम्पल थे, कैरिंग कॉस्ट के ये कुछ एग्जाम्पल है, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पिलफरेज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और या फिर ऑब्जर्वेंस का लॉस हो गया। अब आती है कैरिंग कॉस्ट के फॉर्मूला पर। आइए जरा कैरिंग कॉस्ट के फॉर्मूला को एक बार ऑब्जर्व करते हैं कि क्या है फॉर्मूला। देखिए कैरिंग कॉस्ट का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो है एवरेज स्टॉक हेल्ड। अब जो ये इसमें एवरेज वर्ड है ना, फॉर द टाइमिंग मानो ये एवरेज वर्ड नहीं है, हालांकि मैं अभी एवरेज वर्ड को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पर मान लीजिए एवरेज वर्ड नहीं है। हमारा फॉर्मूला है स्टॉक हेल्ड मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट, और वो एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट पर एनम भी होनी चाहिए, मतलब 1 साल की होनी चाहिए। मतलब स्टॉक हेल्ड को हम मल्टीप्लाई करेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से। अब ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या है, एक एग्जाम्पल की मदद से आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लो ये जो मैंने जितने भी कैरिंग कॉस्ट के यहाँ पे एग्जाम्पल लिए, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, इंश्योरेंस वगैरह, मान लो सिर्फ एक ही हमारी कैरिंग कॉस्ट है और वो है इंटरेस्ट की, बाकी हमारी कोई कैरिंग कॉस्ट नहीं लगती। ऐसे ही मान लो सिर्फ एक ही लगती है, इंटरेस्ट कॉस्ट। इसका मतलब ये कि मान लो मैं अगर ये पेन में डील करता हूं, जैसे मैंने बताया था स्पेशल पेन है, हमारे घर में ही 100 रुपए का पड़ता है। अगर ये मेरे घर में 100 रुपए का पेन पड़ता है और मान लो ये 100 रुपए का पेन खरीदने के लिए पहले मैं बाहर से उधार लेता हूं, और वो उधार मुझे 10% पर मिलता है, सालाना 10% ब्याज देना पड़ता है। तो सोचिए अगर ये एक पेन मैंने 100 रुपए का खरीदना है तो पहले 100 रुपए अरेंज करने पड़ेंगे, और उस 100 रुपए पर मुझे 10% का ब्याज, मतलब 10 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आप जरा सोचिए, अगर मेरे गोडाउन में सिर्फ ये एक ही पेन रखा है, एक ही पेन रखा है सिर्फ, तो ये एक पेन पर 100 रुपए की लागत लगी हुई है, और वो 100 रुपए क्योंकि बाहर वालों के हैं तो मुझे उस 100 रुपए पर 10 रुपए देने पड़ते हैं। मतलब एक पेन को कैरी करने का 10 रुपए खर्चा हुआ। जो ये 10 रुपए है ये क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कि अगर एक पेन को 1 साल रखता हूं, क्योंकि मैंने ये एक पेन को खरीदने के लिए 100 रुपए का उधार लिया है, तो मुझे उस 100 रुपए पर 10 रुपए देना पड़ेगा, तो इस एक पेन को कैरी करने का 10 रुपए खर्चा हुआ। अब आप जरा सोचिए, मेरे पास गोडाउन में मान लो ऐसे 1 लाख पेन पड़े हुए, 1 लाख पेन पड़े हुए, तो 1 लाख पेन अगर पड़े हैं तो इसका मतलब मुझे कैरिंग कॉस्ट कितना खर्च करना पड़ रहा होगा। हर एक पेन पर 10 रुपए का खर्चा है, तो 1 लाख पेन पर 10 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। तो मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि मेरे गोडाउन में स्टॉक हेल्ड 1 लाख पेन का है, और इस 1 लाख पेन पर जो मैं कैरिंग कॉस्ट इनकर कर रहा हूं, क्योंकि हर एक पेन की 10 रुपए है, तो मैं अगर 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 10 लाख रुपए। और आप इसको ऐसे भी कंप्यूट कर सकते हो, मेरे गोडाउन में कितने पेन पड़े हैं, 1 लाख पेन पड़े हैं, एक पेन कितने रुपए का है, 100 रुपए का है, 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 करोड़ रुपए का
मेरे गोडाउन में स्टॉक का माल पड़ा हुआ है, मतलब पेन का स्टॉक पड़ा हुआ है। अब ये 1 करोड़ रुपए मैंने उधार ले रखे हैं और 10% ब्याज भी ले रखे हैं, तो 1 करोड़ का 10% निकालोगे तब भी 10 लाख आएगा। और या फिर आप एक पेन का आप कैरिंग कॉस्ट निकाल लो, एक पेन का कैरिंग कॉस्ट कितना, 100 रुपए का 10% 10 रुपए, और 1 लाख पेन है, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो जाएगा, 10 लाख। अगर मान लो मेरे गोडाउन में 5 लाख पेन रखे होते हैं तो 5 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है, हमें कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए होती है। मतलब हमें कैरिंग कॉस्ट जो निकालनी होती है वो 1 यूनिट की और 1 साल की। अब मान लीजिए सपोज मैं आपसे, जैसे मैंने अभी तो एक ही कहा कि मान लो सिर्फ इंटरेस्ट ही है, पर मान लो मैं अब आपसे कहता हूं कि हमारी जो स्टोरेज का कॉस्ट है ना, मतलब 1 यूनिट को अगर हम 1 साल स्टोर करते हैं तो हमारा मान लो 0.5% का कैरिंग कॉस्ट लगता है। ऐसे ही इंटरेस्ट मान लो ये हमारा 8% लगता है। इंश्योरेंस मान लो ये हमारा 1.5% लगता है। पिलफरेज मान लो हमारे यहाँ पे होती नहीं है और ये भी हमारे यहाँ नहीं होता है, तो ये हमारा कितना हो गया टोटल, 10%। ये हमें जनरली कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में परसेंटेज में दे रखी होगी कि भाई हमारा कैरिंग कॉस्ट 10% है। फिर हम देखेंगे कि हमारा जो भी यूनिट है, जो भी हम प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, वो कितने रुपए का आता है। जैसे मैंने कहा ये 100 रुपए का आता है, तो 100 रुपए पे 10% निकाल देंगे, तो क्योंकि मैंने 1 यूनिट का प्राइस लिया है तो इसके ऊपर जब मैं 10% अप्लाई करूंगा तो 1 यूनिट का कैरिंग कॉस्ट आएगा। तो कैरिंग कॉस्ट हमें कभी कभी सीधा रुपीज में भी दे देगा कि भी देखो ये रही कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी परसेंटेज में देगा, तो वो परसेंटेज को हमें फिर अप्लाई करना पड़ेगा 1 यूनिट के परचेज प्राइस पर। अभी जब हम इस पर कुछ एमसीक्यूज करेंगे तो आपको ये बात और बेहतर तरीके से क्लैरिफाई होगी, बट फिलहाल ऐसा कुछ है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक हेल्ड को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 यूनिट की कैरिंग कॉस्ट से, और जो 1 यूनिट की कैरिंग कॉस्ट है वो 1 साल की होनी चाहिए। ये पर एनम मैंने यहां पे क्यों लिखा है, 1 यूनिट को 1 साल कैरी करने का खर्चा 1 साल, क्यों, क्योंकि हमने बात करी थी कि हमें सारी कॉस्ट एनुअल निकालनी होती है अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। अब क्योंकि कैरिंग कॉस्ट भी एनुअल निकालनी है, इसलिए हमें ये भी 1 यूनिट को 1 साल रखने का कितना खर्चा आता है वो हमें देखना है। एमसीक्यूज जब देखेंगे तो आपको बात और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। अब फिलहाल मुद्दा तो यही है कि ये सर वर्ड तो यहां पर एवरेज था ना, आपने तो ठीक है यहां पे सिर्फ स्टॉक हेल्ड लिखा, मतलब आपने स्टॉक हेल्ड लेके सारी बात बता दी, पर एक्चुअली में तो वर्ड तो यहां पर एवरेज था। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वर्ड यहां पर एवरेज था। अब मुझे आपको यही एक्सप्लेन करना है कि इस एवरेज वर्ड का क्या मतलब है यहां पर। अब ना मैं इस एवरेज वर्ड को एक्सप्लेन करूं उससे पहले इसकी एक छोटी सी रीजनिंग सुनिए कि क्यों हमें एवरेज स्टॉक हेल्ड लेना है। देखिए हमें वो आटे वाले एग्जाम्पल को याद करें। आपके घर में जब एक बारी में मान लो 10 किलो आटा आया, मान लो ऑर्डर साइज 10 किलो है, ठीक है, तो जब 10 किलो आटा आएगा तो क्या हमेशा अब 10 किलो ही रहेगा? जिस भी आपने एक बॉक्स में आपने स्टोर करके रखा होगा आटे को, क्या उसमें हमेशा ही 10 किलो रहने वाला है? नहीं सर, वो धीरे धीरे करके 9 किलो होगा, 8 किलो होगा, 7 किलो होगा। फिर कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब आटा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर हम एक नया ऑर्डर मतलब फिर से 10 किलो मार्केट से लेके आएंगे, फिर वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब जो हम अपना क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं उसको धीरे धीरे कंज्यूम भी तो करेंगे, और अगर हम उस ऑर्डर को कंज्यूम करेंगे, जो हम अब जो भी स्टॉक लेके आए हैं अपने यहां पर, तो वो धीरे धीरे कम भी होता जाएगा। तो इसलिए क्योंकि स्टॉक हमारे गोडाउन में हमेशा एक साथ थोड़ी रहेगा, धीरे धीरे हम उसको प्रोडक्शन में यूज करते जाएंगे और वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, इसलिए हमें यहां पर एवरेज स्टॉक हेल्ड लेना होता है। और मैं अब जब इसको एग्जाम्पल लेके बताऊंगा तो आपको बात और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अब मान लीजिए कि सपोज हम जिस भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल ऑर्डर करते हैं, और मान लो हमारा जो ऑर्डर साइज होता है वो होता है 100 केजीज, मतलब हम एक बारी में कितना ऑर्डर कर रहे हैं, 100 केजी ऑर्डर कर रहे हैं, और हमारी ना रोज की जो कंजम्पशन है वो मान लो 20 किलो की है। मतलब हमारे फैक्ट्री में जो 100 केजी रॉ मटेरियल आता है, हम हर रोज उसमें से 20 केजी का प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो मुझे बताइए, पहले दिन जब आपके यहां पर ये 100 केजी आया होगा और आपने इसे 20 केजी इसमें से यूज कर लिया होगा, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डे आपका ये रॉ मटेरियल 80 केजी रह जाएगा। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। फिर जब सेकंड डे सुबह सुबह आपकी फैक्ट्री फिर से खुलेगी तो 80 केजी ये होगा, और दिन खत्म होते होते अब कितना रह जाएगा, अब ये 60 केजी रह जाएगा। फिर थर्ड डे, सर थर्ड डे आपका ऑफकोर्स 60 केजी से हम शुरू करेंगे और फिर ये 40 केजी रह जाएगा, और ऐसे ही फोर्थ डे हम 40 केजी से शुरू करेंगे और फिर ये 20 केजी रह जाएगा, और ये फिर फिफ्थ डे 20 केजी से शुरू करेंगे और ये फिर 0 हो जाएगा।
फिर हम 6 डे फिर से 100 केजी मंगवा लेंगे, फिर 100 का 80, 80 का 60, 60 का 40, 40 का 20, फिर 20 का 0 और फिर से 100 आएगा। मतलब ये फिर साइकिल घूमती रहेगी। मतलब हम जब एक बारी में 100 केजी मंगवाते हैं तो आप ये बात नोटिस कीजिए कि हमारे गोडाउन में हमेशा 100 केजी थोड़ी पड़ा रहा। कभी 100 भी था, कभी 80 भी था, कभी 60 भी था, कभी 40 भी था, कभी नहीं भी था। तो हमें फिर क्या करना चाहिए? हमें एक एवरेज स्टॉक लेना चाहिए कि हमारे गोडाउन में ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक पड़ा रहता है। अब आप जरा इस 5 दिन के डेटा को ही देखिए। हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था? 100 केजी। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 0 केजी। तो अगर हम एवरेज निकालें, जैसे कि हम ट्रेडिशनली निकालते हैं कभी भी एकेडमिक्स में, तो कैसे निकालते हैं? सर हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक 100 केजी है, और क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 0 है। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 करोगे तो कितना आएगा? 50 केजी आएगा। नहीं, एक तरीका तो ऐसे है कि आप ऐसे निकाल लीजिए, और एक और तरीका भी है। आप क्या करें, आप सपोज, अब पेन छोड़ के ध्यान से पहले सुनना इस बात को, आप पहले सिर्फ फर्स्ट डे का ही एवरेज ले लो। जैसे फर्स्ट डे का ओपनिंग कितना है? 100, शाम को कितना हो गया? 80, तो 100 प्लस 80 बाई 2 कितना होता है? 90 केजी। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट डे का एवरेज लेता हूं तो वो 90 केजी आता है। सेकंड डे का एवरेज करो, सुबह 80 था, शाम को 60 रह गया, तो 80 प्लस 60 बाई 2 कितना होता है? 140 बाई 2 70 केजी होता है। ऐसे ही थर्ड डे का भी एवरेज करोगे तो 60 प्लस 40 बाय 2 50 केजी होता है। ऐसे ही फोर्थ डे का एवरेज करोगे तो 30 केजी आएगा, और ऐसे ही फिफ्थ डे का एवरेज करोगे 20 प्लस 0 बाई 2 तो ये 10 केजी आएगा। अब ये तो 5 दिनों का एवरेज हो गया ना। अगर आप इन सबको टोटल करोगे तो ये 250 केजी आता है। और अगर मुझे मान लो एवरेज निकालना हो, तो क्योंकि ये 5 दिनों का एवरेज है तो मुझे इस 250 केजी को 5 से डिवाइड कर देना चाहिए। अभी भी कितना आ रहा है? 50 केजी आ रहा है। भाई ये भी एक तरीका है कि आप हर दिन का एवरेज निकाल के फिर उसका भी एवरेज कर लो। और एक तरीका ये है कि जो ये 5 दिनों का डेटा लिया है, देखो इसमें ओपनिंग क्या है? ओपनिंग 100 है, क्लोजिंग क्या है? 0 है, और फिर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 करके आप एवरेज निकाल लो। तो हम जो तरीका फॉलो करेंगे वो कौन सा फॉलो करेंगे? ये वाला तरीका फॉलो करेंगे। और इसमें भी मैं आपको भी एक शॉर्टकट बता रहा हूं। अब वो शॉर्टकट सुनने से पहले आप पहले ये देखिए कि यहां पर हमने जो एवरेज स्टॉक अभी निकाला है, इसको निकालने के पीछे हमने 2 एजम्पशन लिए हैं। पहली एजम्पशन तो हमने ये ली है कि हर रोज जो हमारा स्टॉक कंज्यूम होगा वो सेम कंज्यूम होगा। मतलब एवरी डे हमारा 20 केजी का स्टॉक कंज्यूम होने वाला है। मतलब घर में अगर चपातियां बनती हैं, जो हम आटा लेके आए हैं, सेम आटा रोज कंज्यूम होता है। मतलब कोई भी, अगर मान लो हमारे घर के सारे मेंबर रोज की 2 रोटियां खाते हैं तो रोज ही 2 रोटियां खाएंगे, कभी 3 नहीं होगी, कभी 1 भी नहीं होगी। तो यहां पर हमारा जो कंजम्पशन है रॉ मटेरियल का वो क्या है? वो कांस्टेंट है। ये पहली एजम्पशन है। और दूसरा हमारा यहां पर ये एजम्पशन है कि हम अपना अगला ऑर्डर साइज तब रिसीव करेंगे जब हमारा पिछला वाला खत्म हो जाएगा। मतलब पहले ये 0 होगा, 0 जब होगा उसके बाद ही अगला ऑर्डर साइज आएगा। मतलब 100 केजी कब आएगा? फिर से जब ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल खत्म होने के बाद आएगा। अगर ये 2 एजम्पशन मानते हैं तो ये फॉर्मूला अब जो मैं बता रहा हूं वैलिड रहता है। और इन्हीं 2 एजम्पशन पर ये फॉर्मूला जो है टिका हुआ है। और वो क्या है? अब आप जरा सोचिए, हमने हमेशा जो ऑर्डर करना है वो क्या ऑर्डर करना है? ऑर्डर साइज। मतलब ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऑर्डर साइज ही होगा। हमारा ऑर्डर साइज 100 केजी था, जब भी आएगा तो ऑर्डर साइज ही आएगा ना। ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऑर्डर साइज होगा। और मैं कह रहा हूं पहले इसको खत्म करना है, जब तभी नया ऑर्डर साइज आएगा। मतलब इसको 0 भी करना है। तो इन 5 दिनों के डेटा में अगर ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऑर्डर साइज होगा और क्लोजिंग स्टॉक जब 0 होगा तभी अगला आएगा, तो ध्यान से सोचिए, अगर ओपनिंग स्टॉक ऐसे केस में हमेशा ऑर्डर साइज ही होने वाला है और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ही 0 होगा, क्योंकि हमारी असम्पशन है हम तब तक नहीं मंगवाएंगे जब तक इसको खत्म नहीं कर लेते। मतलब हमारे इस एग्जांपल में जो हमने 2 असम्पशन ली हैं, उससे एक बात ये निकल के आती है कि ओपनिंग स्टॉक विल ऑलवेज बी ऑर्डर साइज एंड क्लोजिंग स्टॉक विल ऑलवेज बी 0। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ही 0 होने वाला है तो 0 को लिखने की क्या जरूरत है? और ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऑर्डर साइज ही होने वाला है, तो कहीं ना कहीं एवरेज स्टॉक हेल्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अभी लिखवाते हैं। एवरेज स्टॉक हेल्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ऑर्डर साइज बाय 2। एवरेज स्टॉक हेल्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? ऑर्डर साइज बाय 2। मतलब ये है कि एवरेज स्टॉक हेल्ड निकालने का अब एक तरीका है, और वो तरीका क्या है कि हम ऑर्डर साइज बाय 2 अगर करते हैं तो हमारा एवरेज स्टॉक हेल्ड आ जाएगा। लेकिन ये 2 एजम्पशंस पर बेस्ड है। एक हमारी हमेशा यूनिफॉर्म कंजम्पशन रहेगी, डेली हम सेम रॉ मटेरियल कंज्यूम करेंगे, और दूसरा, जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक हम अपना अगला ऑर्डर नहीं प्लेस करेंगे। मतलब तब तक हम अपनी अगली क्वांटिटी जो फिर से जो हमारा ऑर्डर साइज आएगा वो नहीं रिसीव करेंगे। अब क्योंकि हम 0 स्टॉक होने का वेट करेंगे, तो इन 5 दिनों के डेटा को अगर आप देखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक विल ऑलवेज बी 0। और क्योंकि हम जो अब रिसीव करेंगे 0 होने के बाद, वो क्या रिसीव करेंगे? हमेशा ऑर्डर साइज ही।
तो ओपनिंग स्टॉक विल ऑलवेज बी ऑर्डर साइज, क्लोजिंग स्टॉक विल ऑलवेज बी जीरो। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग में क्लोजिंग तो हमेशा जीरो ही है और ओपनिंग हमेशा ऑर्डर साइज ही होगा। तो इसलिए एवरेज स्टॉक हेल्ड निकालने का मैंने आपको एक तरीका बता रहा हूं, वो क्या है, ऑर्डर साइज बाय टू। ऑर्डर साइज बाय टू अगर हम करते हैं तो हमारा एवरेज स्टॉक हेल्ड का फॉर्मूला आता है। लेकिन से जो आपने ये दो एजम्पशन ली हैं ये तो लॉजिकल नहीं लग रही। जैसे कॉस्ट पर ऑर्डर हमने कहा था कांस्टेंट रहता है, यहां पर हम कह रहे हैं कि एवरेज स्टॉक हेल्ड निकालने की जो फॉर्मूला है ये दो एजम्पशन से बना है। तो ये दोनों एजम्पशन देखा जाए तो कहां प्रैक्टिकली दिखती है। जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि हर रोज हम सेम रॉ मटेरियल कंज्यूम करेंगे, प्रैक्टिकली ऐसा होता है नहीं। हर एक बिजनेस में एक पीक टाइम आता है जब उसका सीजन का वक्त होता है, और हर एक बिजनेस में ऐसा भी वक्त आता है जब थोड़ा लीन टाइम रहता है, ज्यादा सेल नहीं हो रही होती। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मैं मिठाइयों की बात करूं, एक मिठाई बनाने वाला उसकी सबसे ज्यादा मिठाइयां कब बिकती हैं? हमारा भारत देश फेस्टिवल्स का देश है, कितने फेस्टिवल आते हैं जब मिठाइयों की बहुत ज्यादा खपत होती है। फॉर एग्जाम्पल दिवाली के टाइम पर, भैया दूज के टाइम पर, रक्षाबंधन के टाइम पर, ईद के टाइम पर, या फिर जब शादी के बड़े तगड़े साए चल रहे हों उस टाइम पर मिठाइयों की सेल बहुत ज्यादा होती है। तो क्या ऐसे वक्त पर मिठाई बनाने वाला बिजनेसमैन सेम क्वांटिटी ऑफ शुगर यूज कर रहा होगा? उसका रॉ मटेरियल शुगर है, वो मिल्क के कई सारी मिठाइयां बना रहा होगा तो सेम उसका मिल्क लगेगा रोज? नहीं, मतलब सीजन के टाइम पर उसकी रॉ मटेरियल की खपत बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी सेल बढ़ रही है। लेकिन ये तो क्या कह रहा है, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि हमारी हर रोज कंजम्पशन सेम है। इसका मतलब इसने पीक टाइम को, सीजनल जो हमारा वक्त होता है उसको इग्नोर कर दिया। उसके अलावा हम कह रहे हैं जब जीरो होगा तभी मंगवाएंगे अगला। जीरो अगर होगा तब मंगवाओगे अगला तो आपकी तो प्रोडक्शन हिट होने के चांसेस है, प्रोडक्शन आपका बीच में डिस्टर्ब होने के चांसेस है। मान लो जैसे मैं मान लो मार्कर से पढ़ा रहा था, मैं कहूंगा, मैं कह रहा हूं जब तक मार्कर खत्म नहीं होता अगला मार्कर नहीं आएगा, अगला ऑर्डर नहीं प्लेस करूंगा। अरे मार्कर खत्म होने का वेट करोगे और बीच क्लास के बीच में मार्कर खत्म हो गया और जब तक आपके पास वो पहुंचेगा तब तक तो आपकी क्लास अफेक्ट हो जाएगी। आप कह रहे हो कि घर में आटा तभी आएगा जब पहले ये बिल्कुल खत्म कर दूं। अब बिल्कुल खत्म करने पर हो सकता है कि जो आपका ऐसे वक्त पे खत्म हो गया हो जब अभी लंच टाइम है। अब आपके घर में अब फॉर द टाइमिंग मान लो आप कह रहे हो, आपने जिद पकड़ लिया कि जब खत्म होगा तभी ऑर्डर करेंगे। ऐसा नहीं किया था ना, ऐसा होता है घर में भी, ऐसा होता है या नहीं होता? मम्मी आपकी अगर आप देखोगे आटा पहले ही जब उनको लगता है कि अच्छा 1-2 किलो बचा है वो पहले ही अपना नया ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो ये भी एक प्रैक्टिकली अनरियलिस्टिक एजम्पशन है कि हम अपना पहले क्लोजिंग स्टॉक जीरो करेंगे फिर अपना नया ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, पर क्या करें, हर एक फॉर्मूला कुछ एजम्पशन पर ही बेस्ड होता है, तो यहां पर भी यही बात है। तो हमारा कैरिंग कॉस्ट का अब क्या फॉर्मूला बना? कैरिंग कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला बनेगा, हम लेंगे एवरेज स्टॉक हेल्ड इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एवरेज स्टॉक हेल्ड हमारा कैसे आता है? ऑर्डर साइज बाय 2 करके। और ऑर्डर साइज बाय 2 क्यों? क्योंकि अगर आप इन 5 दिनों का डेटा देखोगे तो हम कह रहे हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 करना है। क्लोजिंग तो हमेशा जीरो होगा क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि जीरो होने के बाद ही अगला ऑर्डर आएगा। तो इन 5 दिनों के डेटा में क्लोजिंग स्टॉक इज जीरो। ओपनिंग स्टॉक विल ऑलवेज बी ऑर्डर साइज, इसलिए फॉर्मूला वैसे क्या हो जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, क्योंकि क्लोजिंग हमेशा जीरो होगा और ओपनिंग हमेशा ऑर्डर साइज होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरेज स्टॉक हेल्ड का फॉर्मूला ऑर्डर साइज बाय 2 होता है। इसको ना अब आप चाहें तो नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके नीचे लेकिन आपको एक चीज लिखनी है कि ये एवरेज स्टॉक हेल्ड का यहां पर फॉर्मूला लिखना है, वेयर एवरेज स्टॉक हेल्ड इज इक्वल्स टू ऑर्डर साइज बाय 2। वेयर एवरेज स्टॉक हेल्ड इज इक्वल्स टू व्हाट? ऑर्डर साइज बाय 2। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पिछली क्लास में देख लिए थे, आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखेंगे तो हमें एनुअल रिक्वायरमेंट दे रखा है 20,000 केजीज, ऑर्डर साइज दे रखा है 5,000 केजीज का, कॉस्ट पर ऑर्डर दे रखा है, परचेज प्राइस पर यूनिट दे रखा है, कैरिंग कॉस्ट इसने बताई है ₹5 है पर यूनिट और पर एनम, मतलब एक यूनिट को एक साल रखने का खर्चा कितना रुपए आता है? ₹5 आता है। इसने हमसे कैरिंग कॉस्ट मांगा है, इसने हमसे क्या मांगा है? कैरिंग कॉस्ट मांगा है। तो सबसे पहले तो हमें कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। बताइए कैरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? सर कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक हेल्ड
मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, है ना। अब ये एवरेज स्टॉक हेल्ड निकालने का क्या तरीका होता है? हमने देखा भाई एवरेज स्टॉक हेल्ड निकालने का तरीका होता है कि हम ऑर्डर साइज बाय 2 कर दें सीधा। ध्यान रखें यहां पर ऑर्डर साइज बाय 2 करने का मतलब यही है कि आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 कर रहे हैं, पर ये ऑर्डर साइज बाय 2 यहां पर फॉर्मूला फिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी अजम्पशन है कि हम पूरा रॉ मटेरियल जब तक मतलब जो भी हमने ऑर्डर साइज ऑर्डर किया है जब तक वो पूरा खत्म नहीं कर लेते तब तक नया ऑर्डर नहीं आएगा, नया ऑर्डर नहीं आएगा। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा पहले जीरो करेंगे हम, और ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऑर्डर साइज ही होगा। ये बात हमने अभी अभी प्रूव करी, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ऑर्डर साइज बाय 2। ऑर्डर साइज यहां पर 5000 kgs है, 2500 kg आता है। तो अब हम अपना कैरिंग कॉस्ट कंप्यूट कर सकते हैं। कैरिंग कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा? एवरेज स्टॉक हेल्ड इज 2500 kg और एक यूनिट को एक साल रखने का खर्चा 5 रुपए का आता है। तो 2500 को 5 से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 12,500 रुपए। तो सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ना यहां पर जो कैरिंग कॉस्ट है वो परसेंटेज में दे रखी है 9% पर एनम। 6 में क्या था? हमें कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम सीधा रुपीज में दे रखी थी। जनरली हमें रुपीज में नहीं दे रखी होती है, हमें कैरिंग कॉस्ट ज्यादातर एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पर हमें कैसे दे रखी होती है? परसेंटेज में दे रखी होती है। अब पहले तो चलो ठीक है देखते हैं क्या करना है इसका, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सर कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक हेल्ड मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक, पहले बताइए एवरेज स्टॉक हेल्ड कैसे निकलता है? सर एवरेज स्टॉक हेल्ड आता है ऑर्डर साइज बाय 2। ऑर्डर साइज 1000 kg है तो बाय 2 करके कितना आएगा? 500 kgs। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? सर दूसरी चीज हमें चाहिए कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। क्या चाहिए? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब ना आपको एक बात ध्यान रखनी है हमेशा, देखो ये 9% जो दे रखा है ये पर एनम ही है, मतलब ये तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 9% का रेट गिवन है ये पर एनम है, तो इस 9% को जिस चीज पर भी अप्लाई करूंगा तो वो पर एनम ही कॉस्ट आएगी आपको। लेकिन ये भी ध्यान रखना है हमारे फॉर्मूला में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है, हमें एक यूनिट की कॉस्ट चाहिए। तो इसलिए इस परसेंटेज को जब भी हमें कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी होती है तो हम इसको हमेशा अप्लाई करेंगे एक यूनिट के परचेज प्राइस पर, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में क्या है? पर यूनिट चाहिए। तो इस 9% को हम अप्लाई करेंगे एक यूनिट हमारे जो है कितने का हम खरीदते हैं। हम यहां पर एक यूनिट कितने रुपए का खरीदते हैं? 100 रुपए का। तो इस 100 रुपए पर इस 9% को अप्लाई किया जाएगा। 100 रुपए पर इस 9% को अप्लाई करेंगे तो कितने रुपए आएगा? 9 रुपए। क्योंकि हमने एक यूनिट के परचेज प्राइस पर इस 9% को अप्लाई किया है तो जो कैरिंग कॉस्ट आएगी वो भी एक यूनिट की ही आएगी। और क्योंकि ये 9 जो था, ये जो 9% था ये पर एनम था, इसलिए ये एनुअली आया है। एक यूनिट का एक साल का ही कॉस्ट आया है। अब आपके पास एक यूनिट को एक साल रखने का खर्चा आ गया 9 रुपए है, और आपका कितना स्टॉक हेल्ड होता है? हमारा स्टॉक हेल्ड होता है 500 kg। तो 500 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अब आप। $4,500 A is the answer। देखिए जैसे हमने ये प्रूव किया था कि ऑर्डर साइज और ऑर्डरिंग कॉस्ट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, ऐसे ही अब हम प्रूव करेंगे कि जो ऑर्डर साइज है उसका कैरिंग कॉस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, आइए वैसे ही जैसे हमने पहले एक एग्जांपल लिया था ऐसे ही इसका भी एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करेंगे।
मान लीजिए जो हमारा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है वो 50 रुपीज का है, मतलब अगर हम एक यूनिट को एक साल अपने पास कैरी करते हैं तो हमारा 50 रुपए का खर्चा बैठता है, ठीक। और हमारा जो ऑर्डर साइज है वो मान लीजिए 10 केजी है। अब अगर आप ऑर्डर 10 केजी कर रहे हो तो क्या आपके गोडाउन में हमेशा 10 केजी रहेगा? नहीं सर, 10 केजी धीरे धीरे कंज्यूम होता जाएगा। मतलब एवरेज स्टॉक हेल्थ अगर निकालना हो तो वो कैसे निकलता है? ऑर्डर साइज बाय 2। मतलब मुझे 10 केजी को 2 से डिवाइड अगर कर दूंगा तो हमारा ऑर्डर जो एवरेज स्टॉक हेल्ड, मतलब जो गोडाउन में ऑन एन एवरेज स्टॉक पड़ा रहेगा वो कितना रहेगा? 5 केजी। और एक यूनिट को एक साल रखने का खर्चा 50 रुपए का है, तो 5 केजी को अगर आप एक साल रखोगे तो आपका कितना खर्चा बैठेगा? 250 रुपए का खर्चा बैठेगा। और यही मान लीजिए अगर आप अपना ऑर्डर साइज बढ़ा देते हैं, 20 केजी कर देते हैं, तो ऑर्डर साइज बढ़ाओगे तो आपका एवरेज स्टॉक हेल्ड भी तो बढ़ जाएगा, 10 केजी हो जाएगा। और फिर 10 को 50 से मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो फिर कितना हो जाएगा? 500। यही सपोज अगर हम अपना ऑर्डर साइज और बढ़ा दें, 50 केजी कर दें, तो 50 को 2 से डिवाइड अगर कर देते हैं तो 25 केजी का एवरेज स्टॉक हेल्ड आएगा। तो 25 को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी 1250 रुपए की कैरिंग कॉस्ट आएगी। ठीक ऐसे ही अगर हम अपने ऑर्डर साइज को और बढ़ा के 100 केजी कर देते हैं तो हमारा एवरेज स्टॉक हेल्ड कितना आएगा? 50 केजी का आ जाएगा। और फिर इस 50 केजी पर 50 रुपए के हिसाब से आपकी कैरिंग कॉस्ट 2500 रुपए लग जाने वाली है। जानते हो मैंने जानबूझ के वो आटे वाले जो हमने एग्जाम्पल लिया था वही वाले ऑर्डर साइजेस लिए। आप देखिए, आप जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ाते जा रहे हैं आपकी कैरिंग कॉस्ट देखो कितनी जंप कर गई। 10 केजी के ऑर्डर साइज पर आपकी कितनी कैरिंग कॉस्ट थी? 250 रुपए की थी। और जैसे ही आपने 10 केजी से इसको 100 केजी कर दिया, कैरिंग कॉस्ट 10 गुना 2500 रुपए हो चुकी है। तो अब आप ये नहीं बोलेंगे कि सारा का सारा एक साथ मंगवा लेते हैं और ये कैलकुलेशन गलती से मम्मी को दिखा दी तो चाटे मार देंगे तो कि क्या करवा दिया, 10 किलो ही ठीक था। मतलब ये कि अगर हम कैरिंग कॉस्ट को देखें तो उसका ऑर्डर साइज के साथ आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखेगा। जिस तरीके से ऑर्डरिंग कॉस्ट का ऑर्डर साइज के साथ इनवर्स रिलेशनशिप था, मतलब अपोजिट जाता है, ऑर्डर साइज बढ़ाओगे ऑर्डरिंग कॉस्ट घटेगी। लेकिन इसका पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब ऑर्डर साइज बढ़ाओगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। और थोड़ी भी कॉमन सेंस लगाओ ना, अगर आप ऑर्डर साइज बढ़ाओगे मतलब ज्यादा मंगवाओगे तो ज्यादा रखना भी तो पड़ेगा, ज्यादा रखोगे तो ज्यादा खर्चा तो पड़ेगा रखने का। कैरिंग कॉस्ट मींस व्हाट? कैरी करने का खर्चा। तो ज्यादा मंगवाओगे तो ज्यादा कैरी करना पड़ेगा और ज्यादा कैरी करोगे तो ऑफ कोर्स कैरिंग कॉस्ट तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो ये इसका जो है हमारा एक फाइनल कंक्लूजन आता है। तो मैं इस पर भी आपको कुछ बातें बोलूं, इससे पहले आप इसको नोट कर लो अगर करना है तो। तो ये इस एग्जाम्पल का फाइनल हमारा कंक्लूजन है कि अगर हमारा ऑर्डर साइज बड़ा होगा, लार्जर द ऑर्डर साइज हायर द कैरिंग कॉस्ट। क्यों? क्योंकि अगर हमारा ऑर्डर साइज बड़ा होगा तो हमारा एवरेज स्टॉक हेल्ड भी तो बढ़ जाएगा, इसलिए कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। और स्मॉलर द ऑर्डर साइज लोअर द कैरिंग कॉस्ट। इसका मतलब दोनों के बीच में देयर इज व्हाट? पॉजिटिव रिलेशनशिप। जैसे ऑर्डर साइज और ऑर्डरिंग कॉस्ट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप था, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। और ऐसे ही ऑर्डर साइज बढ़ेगा तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, ऑर्डर साइज घटेगा तो कैरिंग कॉस्ट घट जाएगी। फिर ये एक नोट और मेंशन कर लीजिएगा, जो हमने भी कहा था ना, अगर हमें कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी है तो वो परसेंटेज हम किस पर अप्लाई करेंगे? एक यूनिट के परचेज प्राइस पर। ठीक, तो इसको भी नोट करना है तो कर दीजिए आप। देखिए, अब आपने एक बात ऑब्जर्व करी कि ऑर्डर साइज और ऑर्डरिंग कॉस्ट के बीच में क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है और कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डर साइज के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो आप किसी भी एक कॉस्ट को बचाने की कोशिश करोगे ना तो दूसरी बढ़ जाएगी। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट को चाहो कि वो बच जाए तो हम अपना ज्यादा मंगवा लेते हैं तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट अगर बचाने के चक्कर में जाओगे कि चलो कम से कम मंगवा लेते ताकि कम से कम कैरी करना पड़े, तो बहुत ज्यादा ऑर्डर प्लेस करने पड़ जाएंगे। मान लो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप 1-1 किलो करके ऑर्डर करते हो आटा, तो अगर 1 केजी का ऑर्डर साइज रखोगे तो कैरिंग कॉस्ट तो ठीक है बहुत कम हो जाएगी आपकी, लेकिन आपकी उस टाइम ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट के बीच में ना एक ट्रेड ऑफ अपनाना पड़ता है। हमें बीच में एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि कितना ऑर्डर करें। ये कितना ऑर्डर करें ये आगे चल के इसको हम एक नाम देंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिलहाल ये आगे करेंगे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
लेकिन आज की क्लास में अभी पहले मुझे आपको कुछ और भी एक आध एमसीक्यू करवा के कुछ एक आध कॉन्सेप्ट और बताने हैं। तो आइए पहले हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ पर एनुअल रिक्वायरमेंट दे रखा है 20,000 केजी का, हमें ऑर्डर साइज दे रखा है, ऑर्डर साइज कितना है 6,000 केजी का, परचेज प्राइस पर यूनिट दे रखा है 100 रुपीज, कैरिंग कॉस्ट हमें इस बार दी तो रुपीज में है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, पर यूनिट के आगे लिखता है पर मंथ, पीएम मतलब पर मंथ। हमें क्या चाहिए, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट तो चाहिए लेकिन पर एनम चाहिए। ये क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट तो है लेकिन पर मंथ है। तो हमें पहले तो अपना फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है पहले ये बताओ। फॉर्मूला अगर आपके सामने रहेगा बिल्कुल क्लियर, फॉर्मूला को हमने लॉजिकली भी देख लिया है, फॉर्मूला सामने रहेगा ना तो अपने आप सारी कैलकुलेशन ठीक से होंगी। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट और साथ में क्या चाहिए, पर एनम। पहले एवरेज स्टॉक हेल्ड निकाल लेते हैं। एवरेज स्टॉक हेल्ड हमारा क्या होता है सर, एवरेज स्टॉक हेल्ड हमारा आता है ऑर्डर साइज बाय 2। ऑर्डर साइज बाय 2, ऑर्डर साइज इज व्हाट 6,000 केजी। तो हमारा एवरेज स्टॉक हेल्ड कितना आएगा 3,000 केजी आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए। अगर 0.5 पर मंथ है तो पर एनम के लिए क्या करो, 12 से मल्टीप्लाई। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं ना, तो एक महीने की अगर दे रखी है तो 12 से मल्टीप्लाई करते ही वो पूरे साल भर की हो जाएगी। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 6 रुपए हो जाएगी। अब आप निकाल लो कैरिंग कॉस्ट, 3,000 इंटू 6, 18,000। सी इज द आंसर। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। जैसे कि आप हेडिंग ही देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हम कितना जल्दी जल्दी ऑर्डर प्लेस करते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली ऑर्डर प्लेस करते हैं। आसान से शब्दों में कहूं तो दो ऑर्डर्स के बीच में कितना गैप होता है उसी को हम बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर 12 निकल के आया, मतलब जो आप पूरे साल भर में ऑर्डर प्लेस करते हैं वो 12 ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। अगर आपने पूरे साल भर में 12 ऑर्डर प्लेस किए हैं, इसका मतलब 12 महीनों में 12 ऑर्डर प्लेस किए हैं, तो इसका मतलब हर एक ऑर्डर आप एक महीने बाद प्लेस करते हो, मतलब हर महीने आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो। तो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर क्या हुआ, 1 मंथ, क्योंकि 12 महीने में 12 ऑर्डर है तो हर एक महीने में एक ऑर्डर प्लेस हो रहा है। मान लो आपने पूरे साल भर में 6 ही ऑर्डर प्लेस किए, अगर पूरे साल में 6 बार ऑर्डर प्लेस करोगे तो मतलब 2-2 महीने में ऑर्डर प्लेस हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर 2 मंथ्स हो जाएगा। अगर पूरे साल में आपने 4 ही ऑर्डर प्लेस किए हैं, इसका मतलब एवरी 3 मंथ्स आप एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर निकालने का क्या तरीका है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर निकालने का तरीका है कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी मंथ्स में कंप्यूट करनी है तो हमें न्यूमरेटर में 12 रखना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में क्या रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। 12 अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर। पूरे साल भर में 12 ऑर्डर प्लेस किए तो 12 अपॉन 12 1 मंथ आया। पूरे साल में 6 ऑर्डर प्लेस किए तो 12 अपॉन 6 2 मंथ्स आया। पूरे साल भर में 4 ऑर्डर प्लेस किए तो 12 अपॉन 4 3 मंथ आया। तो आप जितने भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो उसको अगर मैं 12 से डिवाइड कर देता हूं, मतलब 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर इन मंथ्स। और यही अगर आपको फ्रीक्वेंसी डेज में निकालनी है तो ऊपर 365 रखो, यही अगर आपको वीक्स में निकालनी है तो ऊपर 52 रखो। भाई सीधी सीधी बात है, जैसे आपको चाहिए वैसे आप निकाल दो। सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, अरे आपका तो एमसीक्यू है, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे ना, आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। अगर ऑप्शंस मंथ्स में है तो मंथ में निकाल देना, डेज में है डेज में निकाल देना, वीक्स में है वीक्स में निकाल देना, जैसे दे रखा है आप वैसे निकाल देना, क्या दिक्कत है। आओ जरा एक आधा एमसीक्यू करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हमें इस क्वेश्चन में एनुअल रिक्वायरमेंट दे रखा है 20,000 केजी, ऑर्डर साइज दे रखा है 5,000 केजी का, हमसे क्या मांगा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर मांगा है। अब आप 4 ऑप्शन देख लीजिए, आपको मंथ्स में दे रखे हैं आंसर, इसका मतलब हमें भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर कैसे निकालना पड़ेगा, मंथ्स में निकालना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का पहले तो फॉर्मूला ही लिखो, क्योंकि हमें मंथ्स में निकालना है तो इसलिए हम न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, 12 रखेंगे, और 12 को किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब पहले तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर यहां पर कंप्यूट करना पड़ेगा ना, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आता है,
एनुअल रिक्वायरमेंट को ऑर्डर साइज से डिवाइड करके, ये तो हमने अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट में सीखा ही। एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी 20,000 केजी की है। एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी कितने की है? 20,000 केजी की। हम एक बारी में कितना मंगवाते हैं? 5,000 केजी मंगवाते हैं। तो इसका मतलब हम पूरे साल में कितने ऑर्डर प्लेस करते होंगे? 4 ऑर्डर प्लेस करते होंगे। अगर आप पूरे साल में 4 ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? सर 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। हम हर 3 महीने में एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। भाई अगर हम पूरे साल भर में 4 ऑर्डर प्लेस करेंगे तो एक साल में 4 क्वार्टर भी होते हैं, और एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। इसका मतलब एवरी 3 मंथ्स मुझे एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप चेक करोगे तो यहां पर हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर फिर से कंप्यूट करना, और इस बार चारों ऑप्शन डेज में दे रखे। इसका मतलब हमें अब न्यूमरेटर में क्या लेना पड़ेगा? 365। सिंपल, यही तो करना है बस। तो हम पहले अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला लिखें, वो तो हो जाएगा 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो कैसे आ जाएंगे? सर एनुअल रिक्वायरमेंट को ऑर्डर साइज से डिवाइड कर देंगे। एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 2000 केजी, और हमारा ऑर्डर साइज जो है वो 20 केजी है। हंड्रेड ऑर्डर्स हो गए पूरे साल में। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा? 365 डिवाइडेड बाय 100, 3.65 डेज। तो 3.65 डेज मतलब सी इज द आंसर। ठीक है। अब एक बच्चे ने सवाल किया कि सर मान लो हमारा डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है, हम न्यू सिलेबस के बच्चे हैं, तो हमें अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर निकालना हो तो हमें कैसे निकाल के आना है? डेज में कि मंथ्स में? देखो, अगर आपके ऊपर छोड़ा जाए, मतलब आपका अगर मान लो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, तो वहां पर अगर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए बोलता है ना, पहले आप देख लो कहीं ऐसा तो नहीं कि मंथ्स में निकाल रहे हैं तो बड़ी एक बेकार सी फिगर आ रही है जो सुनने में अच्छी भी नहीं लग रही। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में अगर मैं ये फ्रीक्वेंसी मंथ्स में कंप्यूट करता तो आप क्या बोलते? सर मंथ्स में निकालने के लिए 12 अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर, तो 12 को 100 से डिवाइड करते 0.12 आता। अब किसी को बोल रहे हो कि देखो हमारी फ्रीक्वेंसी ना 0.12 मंथ है। अब 0.12 मंथ बेचारे का सर चकरा जाएगा, पहले तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, बोलने के जा रहा है मतलब उसको पहले खुद डेज में निकालना पड़ेगा। 0.12 मंथ ना सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। जब ऐसी कोई फिगर आ रही हो तो बेटर डेज में निकाल दो। वीक्स में हम खुद से वैसे जनरली नहीं निकालते। वीक्स में अगर क्वेश्चन जैसे एमसीक्यू में अगर वीक्स में आंसर तो हम देखेंगे, पर आज तक कभी वीक्स में पूछा नहीं गया, तो या तो डेज में होगा या मंथ्स में होगा। अगर डिस्क्रिप्टिव पैटर्न वाला बच्चा है तो या तो डेज में निकाले या मंथ्स में निकाले। अगर फिगर सुनने में अच्छी लग रही है, अगर मान लो ऐसा कुछ फिगर आ रही है 1.5 महीना, 2 महीना, 1 महीना, तो मंथ्स में निकाल दो। और अगर ऐसी फिगर आएगी 12/100 करेंगे 0.12 मंथ, फिर बेहतर है 0.12 मंथ ना सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, तो बेहतर है फिर हम क्या करते हैं उस केस में डेज में कंप्यूट कर लेंगे। बाकी एमसीक्यू वालों को तो कोई टेंशन है ही नहीं, उनके तो 4 ऑप्शन बता ही देंगे कि उनको कैसे निकालना है। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये बेसिकली एक कॉमन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है और इसकी मदद से हमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 11 to 14 है, तो 11, 12, 13 और 14 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और हमें सबसे पहले क्या मांगा गया है? परचेज कॉस्ट मांगा गया है। परचेज कॉस्ट मांगा गया है। अब ध्यान से फिर से इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट दे रखा है। फिनिश्ड प्रोडक्ट दे रखा है, और मैंने आपको बताया था हमारा ये टॉपिक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें फिनिश प्रोडक्ट नहीं, रॉ मटेरियल की एनुअल रिक्वायरमेंट चाहिए होगी अगर हमें परचेज कॉस्ट निकालनी है। 10,000 यूनिट्स हमारे जो हैं बनते हैं फिनिश प्रोडक्ट, और हमारा हर एक यूनिट पर 2 kg लगता है। तो सबसे पहले तो हमें यहां पर क्या कंप्यूट करना पड़ेगा? परचेज कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर एनुअल रिक्वायरमेंट निकालना पड़ेगा। निकालिए।
एनुअल रिक्वायरमेंट किसकी निकालोगे? सर रॉ मटेरियल की निकालेंगे। 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाएगा रॉ मटेरियल का 20,000 केजी। अब आप निकालोगे परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कैसे आती है? जो भी हमने पूरे साल भर में यूनिट्स परचेज किए हैं, मतलब 20,000 केजी परचेज किया है और हर एक यूनिट की कॉस्ट हमारी कितनी है, परचेज प्राइस हमें 10 रुपये केजी दे रखा है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी परचेज कॉस्ट 2 लाख रुपए आ जाएगी। बी इज द आंसर। ठीक है जी। तो परचेज कॉस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, पूरे साल भर में हमने कितने रॉ मटेरियल के यूनिट्स परचेज किए। क्योंकि हमें यहां पर फिनिश प्रोडक्ट दे रखा है 10,000 के यूनिट्स और हर एक फिनिश्ड आउटपुट को बनाने के लिए हमें 2 केजी ऑफ रॉ मटेरियल लगता है, तो 10,000 के लिए कितना लगेगा, 20,000 केजी। तो परचेज भी कितना करेंगे, 20,000 केजी। एक केजी 10 रुपए का आता है तो 20,000 केजी 2 लाख रुपए का आएगा, सिंपल। अगली कॉस्ट हमें जो कंप्यूट कर दी है वो है ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो पहले तो ये बताइए ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सर ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। तो पहले तो हमें नंबर ऑफ ऑर्डर भी चाहिए होंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आते हैं सर, एनुअल रिक्वायरमेंट को ऑर्डर साइज से डिवाइड करके। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट को ऑर्डर साइज से डिवाइड करके। एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी हमने अभी क्वेश्चन नंबर 11 में निकाली, 20,000 केजी की हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है। ध्यान रख के 10,000 फिनिश आउटपुट की है, रॉ मटेरियल की चाहिए। 20,000 केजी हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है और ऑर्डर साइज हमें कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, ऑर्डर साइज बताया है हमारा 1,000 केजी का है, मतलब हम एक बारी में 1,000 केजी मंगवाते हैं। तो कितने ऑर्डर हो जाएंगे, 20 ऑर्डर्स। तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आ जाएगी, 20 ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर ऑर्डर से। कॉस्ट पर ऑर्डर हमारी दे रखा है इस क्वेश्चन में 100 रुपीज। 2,000 रुपए की ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। ए इज द आंसर। अच्छा, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे। मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ अलग अलग चैप्टर्स में, जब भी हम कोई रिवीजन कर रहे होते हैं तो जो हम ये एमसीक्यूज कर रहे हैं इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाता है जैसे ही टॉपिक का रिवीजन खत्म हो जाता है। तो जैसे ही हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो ये मेंबर है फैमिली का वर्किंग कैपिटल की, जैसे ही हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट को खत्म कर लेंगे तो इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। और जो बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं वहां पर तो मैं शेयर कर ही देता हूं आपके साथ, और व्हाट्सएप पर कैसे जुड़ना होता है ये बात मैं आपको ऑलरेडी पहले कई बार वीडियोस में बता चुका हूं। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं, कैरिंग कॉस्ट कैसे कंप्यूट करना है पूछ रहा है। कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए बोल रहा है, कैरिंग कॉस्ट का पहले फॉर्मूला लिखिए भाई। सर कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक हेल्ड इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एवरेज स्टॉक हेल्ड कैसे आता है सर, ऑर्डर साइज बाय 2 करके। ऑर्डर साइज हमारा कितना था इस क्वेश्चन में, 1,000 केजी था, तो एवरेज स्टॉक हेल्ड कितना आ जाएगा, 500 केजी। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है सर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हमें कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखा है, 20% दे रखा है। आगे नहीं लिखा पर मंथ पर एनम, माना जाता है पर एनम ही होता है, ठीक है ना। परसेंटेज जनरली अगर नहीं बताता तो पर एनम ही माने जाते हैं, तो 20% दे रखा है हमें। अब क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है तो मैंने क्या बताया था, जब भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखा हो तो एक यूनिट के परचेज प्राइस पर अप्लाई करते हैं। एक यूनिट का परचेज प्राइस 10 रुपए है, इसका मतलब एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 10 रुपए जो एक यूनिट का परचेज प्राइस है उसको 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 रुपए आ जाएगा। तो कैरिंग कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी, हमारी कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी 500 केजी मल्टीप्लाइड बाय 2।
1,000 रुपये हो जाएगी। सी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर मांगा है, और आप देख लीजिए 4 ऑप्शन किसमें है। जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं वो डेज में दे रखे हैं, एक तो नन ऑफ दी अबव है, लेकिन ऑप्शंस डेज में दे रखे हैं, मतलब डेज में निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का पहले तो फॉर्मूला बताइए। सर क्योंकि डेज में निकालना है तो ऊपर रखेंगे 365, नीचे रखेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर तो हम ऊपर निकाल चुके हैं जब हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट कंप्यूट किया। देखो ये रहे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। कितने नंबर ऑफ ऑर्डर निकालते? 20 निकला हुआ है नंबर ऑफ ऑर्डर। तो 365 को 20 से डिवाइड करके बताओ कितना हो रहा है। 18.25 डेज। बी इज द आंसर। तो आज के रिवीजन क्लास को यहीं तक रखते हैं। हमने आज सारी की सारी कॉस्ट डिस्कस कर ली, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, और हमने ये बात देखी कि ऑर्डर साइज और ऑर्डरिंग कॉस्ट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, और ऑर्डर साइज और कैरिंग कॉस्ट के बीच में पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब दोनों अपोजिट जाते हैं। ऑर्डर साइज बढ़ाओगे तो एक बढ़ेगा और दूसरी घटेगी, ऑर्डर साइज घटाओगे तो एक कॉस्ट घटेगी दूसरी बढ़ेगी। तो हमें अब एक बीच का रास्ता अपनाना होगा, और वो बीच का रास्ता क्या है और उसे कैसे हमें इंटरप्रेट करना है, कैसे एनालाइज करना है, उसका कैसे फॉर्मूला वगैरह हमें डिराइव करना है। और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा हमारे चैप्टर का, जिसे ईओक्यू बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ज्यादातर एमसीक्यूज जो आते हैं एग्जाम में वो इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आते हैं, और अगर आप डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के स्टूडेंट्स हैं तो ईओक्यू ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको हम अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।